हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम अखंड प्रताप सिंह है। आज हम लोग क्लास 12 का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए रीड करते हैं। तो क्वेश्चन ये कर रहा है कि चेक दैट द रेशियो के ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी एम ई एम पी इज डायमेंशनलेस। हमको ये बताना है कि जो रेशियो है के ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी एम ई और एम पी का, इसका जो रेशियो है ये डायमेंशनलेस है, ये हमें पहले बताना है। और दूसरा, लुक अप अ टेबल ऑफ द फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। तो जो एनसीईआरटी में जो टेबल दिया है उसके हिसाब से इनकी वैल्यू को रखना है और हमें इसके रेशियो को बताना है। और फिर थर्ड पार्ट में ये कह रहा है कि व्हाट डज दिस रेशियो सिग्निफाई, और फिर कह रहा है कि इस रेशियो का क्या मतलब है ये बताना है। ठीक है, तो आइए पहले हम इसको ये प्रूफ करते हैं कि ये जो रेशियो है ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। ठीक है ना, इनका जो रेशियो आएगा ये डायमेंशनलेस आएगा। तो ये जो रेशियो ये कहाँ से बना है, पहले हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो दो तरह के लॉ है जो कि हम लोग पढ़ते हैं। एक क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे कि कैपिटल एफ इक्वल टू होता है कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और जो दूसरा फार्मूला जो इसी चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे कैपिटल एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये जो दोनों फोर्स है इन्हीं फोर्स का ये रेशियो है। ठीक है, तो किस तरह के फोर्स का रेशियो है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है और एक प्रोटॉन दोनों किसी स्पेसिफिक डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, और इनके बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और इनके बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका रेशियो ये डिटरमाइन किया हुआ है। तो कैसे किया हुआ है, तो देखो अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालें तो इसका आ जाएगा कैपिटल जी m1 की वैल्यू मतलब कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को me से रिप्रेजेंट किया गया है, और m2 का मतलब होता है मास ऑफ प्रोटॉन, mp से रिप्रेजेंट किया गया है, और बीच का जो सेपरेटिंग डिस्टेंस है वो r है। और इतना ही डिस्टेंस पे अगर हम इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं, तो ये निकाल सकते हैं कैपिटल के Q1 की जगह पे हम लोग चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन रखेंगे और Q2 के ऊपर भी चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। आप लोगों को पता होगा जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है दोनों के ऊपर जो चार्ज होता है वो सेम होता है, बस मैग्नीट्यूड जो होता है वो सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है। मतलब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से Q1 और Q2 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो दोनों के ऊपर मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है तो ये के ई स्क्वायर हो जाएगा। Q1 के लिए भी इलेक्ट्रॉन और Q2 के लिए भी प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो के ई स्क्वायर हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर। जब इनको हम डिवाइड करेंगे, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जब ग्रेविटेशनल फोर्स से अगर हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे, डिवाइड करेंगे, तब इसकी वैल्यू आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और बचेगा क्या, के ई स्क्वायर, ये ऊपर वाला न्यूमरेटर बचेगा और फिर ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा कैपिटल जी एम ई एम पी आ जाएगा। ठीक है, तो इसी रेशियो को हमें प्रूफ करना है कि क्या ये रेशियो जो आर है वो डायमेंशनलेस है। तो उसके लिए हमें के का और जी का हमें डायमेंशन पता होना चाहिए, फिर ई का पता होना चाहिए, और एम ई और एम पी मास है तो उसका डायमेंशन एम होता है, ये पता होना चाहिए। तो हम डायमेंशन पहले निकाल लेते हैं के का और जी का डायमेंशन क्या होता है, तो यहाँ से हम लोग डायमेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, इस फार्मूले से हम लोग पहले डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डायमेंशन निकालते हैं के का, तो के एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम लोग अगर के की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 एंड Q2। ठीक है, एफ का डायमेंशनल फार्मूला पता है क्या होता है, MLT-2 होता है। आई होप आप सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है कैपिटल एम होता है, और एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला होता है LT-2। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आता है MLT-2। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिख दिया हमने MLT-2। आर स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला डिस्टेंस है, दो चार्जेस के बीच का या दो मास के बीच का डिस्टेंस है, तो इनके बीच का डिस्टेंस को हम लोग एल स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे, पावर 2 है तो। और Q जो है इसका यूनिट जो होता है SI यूनिट वो कूलाम होता है, लेकिन जो चार्ज है वो फंडामेंटल यूनिट में नहीं आता है, इसलिए हम इसको फंडामेंटल यूनिट में चेंज करेंगे। तो Q इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी होता है, क्योंकि करंट इक्वल टू होता है Q अपॉन टी। ठीक है,
तो इस हिसाब से हम लोग Q के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं IT, क्योंकि I जो होता है इलेक्ट्रिक करंट होता है, और आई होप आप लोगों को पता हो कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक फंडामेंटल यूनिट होता है, ठीक है ना, जैसे कि टाइम होता है। तो अगर Q की जगह पे IT रखेंगे तो Q2 की जगह पे भी IT रखेंगे, तो यहाँ पे I स्क्वायर T स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो हो जाएगा ML के पावर 3 T के पावर -2, और ये जब T स्क्वायर ऊपर जाएगा तो T के पावर -4 हो जाएगा, ठीक है ना, और I स्क्वायर का एम्पियर होता है तो एम्पियर के पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। नीचे टाइम है, टाइम ऊपर जाएगा, ऊपर ऑलरेडी 2 है, -2 है, ये भी ऊपर जाएगा तो -2 -2 -2 -4 हो जाएगा। और ये I मतलब करंट, और करंट का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है उसको एम्पियर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये ऊपर जाएगा तो एम्पियर के पावर -2 हो जाएगा, और M और L स्क्वायर में इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ML के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा K का डायमेंशनल फार्मूला आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग G का अगर निकालें तो F इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, M1 M2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम लोग G का डायमेंशनल फार्मूला अगर निकालें तो कैपिटल G इक्वल टू हो जाएगा FR स्क्वायर अपॉन M1 M2, ठीक है। तो F का यानी कि यहाँ पे भी फोर्स है तो इसका डायमेंशनल फार्मूला भी एज इट इज होगा, MLT -2 होगा, R स्क्वायर है तो इसका L स्क्वायर हो जाएगा, और M1 M2 मास है तो इसका M के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो G का डायमेंशनल फार्मूला आएगा वो आएगा M के पावर -1, क्योंकि एक M से एक M कट जाएगा तो एक M ऊपर जाएगा तो M के पावर -1 हो जाएगा, L के पावर 3 हो जाएगा, और T के पावर -2 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग G का फार्मूला निकल गया और K का फार्मूला निकल गया। यहाँ पे नोट कर लेते हैं, K का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो कितना है, MLQ T के पावर -4 एम्पियर के पावर -2, और कैपिटल G का क्या फार्मूला है, तो कैपिटल G का जो फार्मूला है M के पावर -1 L के पावर 3 और T के पावर -2। तो K और G का फार्मूला हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम जो रेशियो दिया हुआ उस रेशियो का डायरेक्ट हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। तो रेशियो क्या है, रेशियो है KE स्क्वायर अपॉन कैपिटल G MEMP। तो यहाँ से हम लोग K का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे, तो K का डायमेंशनल फार्मूला क्या निकालें हम लोग, ML के पावर 3 T के पावर -4 एम्पियर के पावर -2। E यहाँ पे चार्ज है, और चार्ज आप लोगों को पता है कि चार्ज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू IT होता है, यानी कि यहाँ पे हम लोग E स्क्वायर के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, I स्क्वायर T स्क्वायर लिख सकते हैं। और I का मतलब I एक इलेक्ट्रिक करंट है, और इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट एम्पियर होता है उसी से हम लोग डायमेंशनल फार्मूला रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा A स्क्वायर और T स्क्वायर हो जाएगा E स्क्वायर के जगह पे, अपॉन नीचे कैपिटल G का डायमेंशनल फार्मूला लिख लेते हैं। तो कैपिटल G का डायमेंशनल फार्मूला M के पावर -1 L के पावर 3 और T के पावर -2। ME और MP है, तो ME और MP की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ME मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और मास ऑफ प्रोटॉन है, तो मास होता है, तो ये कितना हो जाएगा, M का पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि क्या ये एक्चुअली में ये डायमेंशनलेस आ रहा है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो, M स्क्वायर से जब M की पावर -1 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे M की पावर 1 हो जाएगा, और ऊपर भी M की पावर 1 है, तो M की पावर 1 से M की पावर 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। M की पावर 1 से M स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो M की पावर 1 हो जाएगा, और ऊपर ऑलरेडी M की पावर 1 है तो दोनों कट जाएगा। यहाँ पे LQ है, ऊपर भी LQ है, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेगा। यहाँ पे T के पावर 2 है, और यहाँ पे T के पावर -4 है, इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड होगा, तो -4 + 2 यानी कि ऊपर 10 T के पावर -2 हो जाएगा, और नीचे भी T के पावर कितना है, -2 है, तो ये भी कैंसिल आउट कर लेगा। और यहाँ पे A के पावर -2 है, यहाँ पे A के पावर यहाँ पे A के पावर 2 है, और यहाँ पे A के पावर -2 है, तो ये दोनों भी मिलके आपस में क्या करेगा, कैंसिल आउट कर लेगा। तो एक्चुअल में इसकी वैल्यू कितना आ रहा है, 1, यानी कि ये एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट का रेशियो था, ठीक है ना। तो ये हमें सबसे पहले यही प्रूफ करना था कि चेक दैट द रेशियो KE स्क्वायर अपॉन कैपिटल G MEMP इज डायमेंशनलेस। तो हमने ये देखा, हमने ये प्रूफ किया कि इसका जो रेशियो है वो क्या है, डायमेंशनलेस आ रहा है, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि लुक अप द टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। तो इस रेशियो का वैल्यू रख के और कह रहा है कि कैलकुलेट करो कि कितना आ रहा है। आइए कर लेते हैं।
तो k का वैल्यू होता है 9 × 10⁹। आई होप आप सभी लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो एनसीईआरटी के में जब न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है तो उसके पहले एक टेबल देता है, उसमें सभी इन कांस्टेंट की वैल्यू वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। E की वैल्यू कितना होता है, तो E का मतलब होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, और ये कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, इसका स्क्वायर कर देना है अपॉन कैपिटल G की वैल्यू कितना होता है, तो कैपिटल G की वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11 होता है। Me का मतलब होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक है ना। एम के सिस्टम में हम लोग कर रहे हैं तो केजी में रखेंगे। और एमपी की वैल्यू कितना होता है, तो मास ऑफ प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा मास होता है, इसका 1836 गुना ज़्यादा होता है, 1836 टाइम्स ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा 1.66 × 10⁻27 kg होता है। जब हम इसको थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर आएगा 9 इंटू यहाँ पे 1.6 इंटू 1.6 दो बार आएगा क्योंकि स्क्वायर हुआ है, और 19 की जब पावर 2 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 10⁻⁻ कितना हो जाएगा -38 हो जाएगा, और इंटू 10⁻⁻ यहाँ पे 9 है तो इसको एज इट इज लिख लेते हैं, अपॉन नीचे जो कांस्टेंट है उसको एक साथ नोट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6.67 × 10⁻−11, और यहाँ पे 10⁻−31 और इंटू 10⁻−27, और क्या बच गया, और 9.1 बच गया यहाँ पे, तो इंटू 9.1 और यहाँ पे 1.6 बच गया, इंटू 1.6। तो यहाँ पे हम लोग 1.6 से 1.6 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर 9 इंटू 1.6 बच गया, और इंटू 10⁻⁻ कितना हुआ, तो 10⁻⁻ इसको अगर माइनस करें तो कितना हो जाएगा -38 से अगर 9 को अगर माइनस करते हैं तो ये -29 आ जाएगा, -29, ठीक है, अपॉन नीचे कितना आएगा, तो ये कैंसिल आउट हो चुका है, 9.1 है, तो ये 6.67 इंटू 9.1 इंटू यहाँ पे देखो 10 की पावर, ये सभी माइनस में है, तो सभी माइनस में है तो सभी ऐड हो जाएंगे, तो ऐड होके कितना हो जाएंगे 7 और 1 8, 8 और 1 9, तो यहाँ पे 10⁻⁻9 हो गया, 2 और 3 5, और 5 और 1 6, ठीक है, -69 हो गया। तो इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो 9 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो ऊपर आ जाएगा 1.6, और इसको अप्रॉक्सीमेट लेंगे तो लगभग ये भी कट जाएगा, तो ये ऊपर बचेगा 1.6 अपॉन नीचे बचेगा 6.67 इंटू 10⁻, इसको ऊपर लेके चले जाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻−29 + 69, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2.3 इंटू 10⁻39, कितना आएगा 39। तो इसका जो रेशियो आएगा वो आ रहा है 2.3, अप्रॉक्सीमेट 2.3 इंटू 10⁻39, तो इसकी रेशियो की वैल्यू पूछ रहा था जो कि इतना होगा, ठीक है ना। इसको माइनस करेंगे हम लोग तो ये 30 हो जाएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.23 होगा इंटू 30, एक डेसिमल को पहले लेके आएंगे, तो 2.3 जब लिखेंगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट डज दिस रेशियो सिग्निफाई, इस रेशियो क्या मतलब है, तो मतलब ये है कि जब हम लोग रेशियो निकाल रहे हैं कि फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को और ग्रेविटेशनल फोर्स की रेशियो को जब हम लोग डिवाइड करें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, तो उसका रेशियो 10 की पावर 39 के आसपास आ रहा है, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगाता है विथ कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये कितना ज़्यादा लगाता है, तो लगभग 10⁻39 टाइम्स ज़्यादा होता है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ 39 टाइम्स ग्रेटर दैन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।